मेरे प्यारे दर्शकों को देश की सबसे पसंदीदा डिबेट शो में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है हिंदू विरोधी एजेंडा क्यों चलाया जा रहा है। इसे 64% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। समाज को बांटने वाले तबके किस तरह झूठे तथ्यों के साथ एजेंडा चलाते हैं, ये सरजील उस्मानी जैसे लोगों के भड़काऊ बोल से समझा जा सकता है। उस पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का केस भी दर्ज किया गया है। दरअसल 31 जनवरी को सरजील उस्मानी ने मुस्लिम समाज को भड़काने के लिए न सिर्फ झूठी थ्योरी गढ़ी बल्कि संसद से लेकर न्यायपालिका के खिलाफ भी विवादित बयान दिए। अपने हिंदू विरोधी एजेंडे को धार देने के लिए उसने जंग तक का ऐलान कर डाला। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सुनियोजित तरीके से हिंदू विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है। I don't trust Indian judiciary. I don't trust Indian police. We don't trust the people sitting in parliament. In total, I don't trust the Indian state today. ये भड़काऊ अंदाज है एएमयू के पूर्व छात्र नेता शर्जिल उस्मानी का, जिसे धार्मिक भावना तो बहुत भड़काना आता है, लेकिन देश के सिस्टम पर भी उसे कोई भरोसा नहीं, इसलिए जंग का ऐलान करने की बात भी करता है। मुझे महज एक मुस्लिम नौजवान की हैसियत से सुने जो अपनी जंग का ऐलान करने यहाँ मौजूद है। एल्गार परिषद के दौरान भड़काऊ भाषण देते देते झूठे आंकड़े देने से भी वो बाज नहीं आया और यूपी में अपराधियों के खिलाफ किए गए एनकाउंटर पर भी झूठ का पुलिंदा बांध दिया। उत्तर प्रदेश से मैं आता हूँ, वहाँ का मुख्यमंत्री बोलता है कि हम इनकाउंटर करेंगे और अपनी हुकूमत में आने के बाद अगले 1 साल तक डेली 19 लोगों को मारा, सभी मुसलमान या दलित थे। लेकिन इसका सच खुद यूपी सरकार ने उजागर कर दिया। जो भी देश के विरुद्ध, राष्ट्र के विरुद्ध और संविधान के विरुद्ध अपनी बातें कहता है, सरकार जो प्रदत्त कानून के उसके पास अधिकार है उनका प्रयोग करेगी। ये आपकी सड़ी हुई सोच है, मेरी नहीं है। देखिए आप आगे मेरा बयान संविधान के खिलाफ होता। देश की बहस में चर्चा के दौरान भी शर्जिल उस्मानी का बचाव मुस्लिम धर्म गुरु कर रहे थे, लेकिन धर्म के नाम पर नफरत की आग कौन सुलगा रहा है ये साफ हो चुका है। आज का हिंदू समाज, हिंदुस्तान में हिंदू समाज बुरी तरीके से सड़ चुका है। शर्जिल उस्मानी ने हिंदू समाज के खिलाफ भड़काऊ बोल बोले हैं। उस्मानी के खिलाफ पुणे में केस दर्ज हो चुका है और धार्मिक भावनाओं को भड़काने के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। कि शर्जिल उस्मानी के खिलाफ सेक्शन 124A के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि उसका जो भाषण था उसमें 124A के सारे कंपोनेंट्स हैं। देश की बहस में चर्चा है कि हिंदू समाज को सड़ा हुआ बताने वाला शर्जिल उस्मानी आखिर हिंदू विरोधी एजेंडा किसके कहने पर चला रहा है। जब देश के सिस्टम पर ही भरोसा नहीं तो भड़काऊ बोल बोलकर देशद्रोही की जुबान किसके कहने पर बोल रहा है। किसके खिलाफ जंग का ऐलान कर रहे हैं शर्जिल उस्मानी। और सबसे बड़ी बात यह कि आजाद देश के अंदर उनको इतना डर क्यों लगता है। न सिस्टम पर भरोसा, न संसद पर भरोसा, न न्यायपालिका पर भरोसा, तो फिर ये धार्मिक मजहबी एजेंडा क्यों। देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा है। भड़काऊ बोल बोलने वाले शर्जिल उस्मानी की गिरफ्तारी हो, हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं। शो के दौरान आप न्यूज नेशन की वेबसाइट पर ही कर सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल पर भी आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक पेज पर भी यह व्यवस्था है। शो के दौरान अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है या फिर आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो एक छोटा सा व्हाट्सएप बनाकर 9711002266 पर हमें तुरंत सूचित कर दे। एक छोटा सा व्हाट्सएप भेजे बस। सबसे पहले अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरे साथ प्रदीप गावड़े जी जुड़ गए हैं जिन्होंने FIR रजिस्टर कराई है शर्जिल उस्मानी के खिलाफ। मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य जुड़ गए हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। मेरे साथ शबनम खान जुड़ गई हैं जो कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मेरे साथ असगर खान साहब जुड़ गए हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मेरे साथ माजिद हैदरी साहब जुड़ गए हैं जो कि एक पत्रकार हैं और कश्मीर से आते हैं। मेरे साथ मसूद हसन साहब हैं, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है स्टूडेंट यूनियन AMU के। सबसे पहले हसन साहब आपके पास आना चाहूंगा। ये क्या बगावती बोल सिखाती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने छात्रों को। एक तो वो थे
शर्जील इमाम और एक शर्जील उस्मानी क्या क्या बात कर रहे हैं। उनको संसद पर भरोसा नहीं, उनको राज्य पर भरोसा नहीं, उनको देश पर भरोसा नहीं, उनको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं, उनको सांसदों पर भरोसा नहीं, उनको विधायकों पर भरोसा नहीं। तो देश छोड़ देना, देश के अंदर बैठकर बहुसंख्यकों को गाली देना, ये कौन सी फितरत है? देखिए, आपने अपने पहले ही जुमले के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को टारगेट करके ये साबित कर दिया। बुलाया उनको इसीलिए गया था कि वो इस तरह की बातें करें। यलगार परिषद इसी के लिए प्रसिद्ध है। भीमा कोरेगांव की हिंसा कैसे हुई थी, कैसे लोगों को मारा गया था, पूरे दुनिया ने देखा है। आपने पहले हर गलत काम में एमयू का नाम क्यों आता है बताइए? बैठ करके हर गलत काम में एमयू का नाम क्यों आता है? जिन्ना की तस्वीर से लेके पहली पार्टीशन की थ्योरी देने तक हर गलत काम में एमयू का नाम क्यों आता है? सुनने की भी कोशिश कीजिए। अगर आप बोलते रहेंगे तो फिर मैं जवाब कैसे दे पाऊंगा? आपने पहला ही जुमला ऐसा बोला कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिखाती है। क्या आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम पढ़ा है? क्या आपने वहां से कोई डिग्री हासिल करी है? ये देखिए, सुन लिया ना, सबूत है अलीगढ़ मानसिकता सुन ली ना सर, मानसिकता सुन ली, मानसिकता सुन ली। जो एजेंडा आज की गोदी मीडिया हिंदुस्तान में चला रही है, उस एजेंडे के तहत ये आपने पहला जुमला बोल दिया। पलीती दूर हो जाएगी। इस पर मैं बहुत ज्यादा आपका विरोध करना चाहूंगा, कड़ी निंदा करना चाहूंगा। आप करिए निंदा, मुझे फर्क नहीं पड़ता आपकी निंदा से। शबनम खान जी, ये क्या सिखाती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? और ये शर्जील उस्मानी जैसी सोच पर क्या किया जाए? शबनम जी बताइए। आप इतने बेगैरत हैं कि किसी बात से फर्क नहीं पड़ता आपको। ये बोल रहे हैं कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी असगर खान साहब अपने वक्त पर बोलिएगा, मैंने पहले भी आपको कहा है। आपका अगर एजेंडा वो नहीं था तो उस शर्जील उस्मानी की तबीयत हरी क्यों नहीं करी? सुनिए, तभी डंडे से पिटाई करके और जेल लेकर जाते हो, देश के खिलाफ बात कर रहे हो। असगर साहब का ऑडियो कम किया जाए प्लीज। असगर साहब ऐसे बीच में आप बोलेंगे, मैं आपको ऑडियो नहीं चलूंगा, माफ कीजिएगा। माजिद हैदरी भी बैठे शांति से, मसूद भाई भी बैठे शांति से। शबनम जी बोलिए। जैसे काम करोगे वैसे ही सुनना पड़ेगा। पूरी दुनिया में पिट रहे हो तुम। किस लिए? अपनी गंदी हरकतों से। जिस भारत में रहते हो, जिस भारत की रोटी खाते हो, जिस भारत की धरती पर जीते हो, और वो भी शान से, वो भी हिंदू भाइयों ने तुम्हें सर पे बिठा के रखा हुआ है, फिर भी तुम इतनी बदतमीजी करते हो। और दीपक चौरसिया को कह रहे हो आपकी एजेंडा चला रहे। आपने यूनिवर्सिटी में बुला के उससे देश विरोधी बातें कहलवाई, डंडे से पिटाई करके क्यों नहीं ले गए जेल उसे? तभी लेके जाना चाहिए था थाने और कहना चाहिए था कि हमारे देश के खिलाफ जहर उगल रहा है, हम नहीं सुनेंगे। पहले आप बात करते हो इस तरीके की, फिर आप वो सफेद पोश बन के दिखाना चाहते हो। तो भारत में भारत की रोटी खानी है तो भारत की जय जयकार लगानी पड़ेगी। ऐसे जो देश के द्रोही हैं, देशद्रोही, जो घर में रहकर यहाँ की रोटी खाकर यहाँ की जमीन पर ऐश करके और फिर देश के खिलाफ बात करते हैं, जनता ना उन्हें कभी माफ करेगी। और दीपक चौरसिया जी का अगर एजेंडा भी कहते हो तो भी दीपक चौरसिया को सैल्यूट है। कम से कम ऐसे देशद्रोहियों को बेनकाब करने के लिए तो बैठे हुए हैं। तुम्हारी असगर खान जी जवाब दीजिए मुझे। सबसे पहले आप बिना शर्त शर्जील उस्मानी की तरफ से माफी मांगेंगे। असगर खान साहब, सबसे पहले आप बिना शर्त शर्जील उस्मानी की तरफ से माफी मांगेंगे अगर उसके हिमायती बन रहे तो। देखिए, मैं आप सुन तो लो भाई, सुन तो लो, सुनोगे भी नहीं। मैं आपसे कहता हूं आप माफी मांगे। दीपक चौरसिया साहब माफी देखिए कैसे दही जम के आपके मुंह में। पहले देश के खिलाफ जो बातें कर रहा है उसके लिए एक शब्द भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो मुसलमान है। देश के खिलाफ जो बोल रहा है उसके खिलाफ आप एक शब्द भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो मुसलमान है। आप पढ़ के आए होते तो आप पाक हो गए होते, आपकी पलीदी दूर हो गई होती, आप सच्चे इंसान हो गए होते, आप देशभक्त हो गए होते। अगर आपने अलीगढ़ से, मैंने देख ली भाई शर्जील उस्मानी की देशभक्ति जी देख ली, मैंने शर्जील उस्मानी की देशभक्ति जी देख ली। मुझे ऐसी देशभक्ति नहीं करनी चाहिए, एमयू वाली देशभक्ति नहीं चाहिए। चिकन नेक को काट दीजिए। उस्मानी हो चाहे शर्जील इमाम हो, गलत नहीं करी है, तुमने करी है। दीपक चौरसिया, तुमने कहा क्या यही सिखाती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो सिखाती है, मैं पूछ रहा हूं भाई, उसको बुलाया इसलिए क्योंकि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र था, उसकी और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, उसकी एल्गार परिषद में बोलने की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ यही क्वालिफिकेशन है कि वो एमयू का छात्र है और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। आप ये क्यों नहीं कहते? क्या वो हिंदुस्तान नहीं है? दीपक चौरसिया मेरी बात सुनो, दीपक चौरसिया मेरी बात सुनो, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है?
अरे बताओ, हिंदुस्तानी है तो नहीं है। अपने देश के क्या वो सीधे हिंदुस्तान चलता का हूँ citizen इसी है? सवाल पर सीधे चलता हूँ प्रमोद जी हिंदुस्तानी के भी है। पास, आप ये कहो प्रदीप कि गावड़े क्या जी के पास। हिंदुस्तानी प्रदीप एक गावड़े सिखाता जी है? बताइए, ये कहो। बताइए आप कह रहे क्या हो- वो हिंदुस्तानी नहीं है? आप और ये हिंदुस्तानी कहो कि है हिंदुस्तान- तो क्या देशद्रोही आप बातें तो करेगा कहो कि क्योंकि वो मुसलमान है, क्योंकि वो एमयू का है? बताइए प्रदीप जी। इसकी आवाज बंद कर दोगे तुम? तुम्हें जो तुम्हारी डिग्री रख के हाथ रखेगा जो और सहिष्णु अपना एजेंडा 100 है, करोड़ जो हिंदू लोग एजेंडे हैं, में तुम्हारा उनको समर्थन असगर है, खान साहब सही है। लगातार बोलते हैं, इनको ऑडियो बंद करिए। वो प्रदीप गावड़े जी को हिंदुस्तानी सुनाइए। नहीं हो सकता, क्योंकि उसने खुद ने कहा है कि उसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव नहीं है, उसने खुद ने कहा है कि उसका इंडियन जुडिशरी में बिलीव नहीं है, उसने खुद ने कहा है कि उसका पार्लियामेंट पे ट्रस्ट नहीं है, उसने कहा है पुलिस के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। इन टोटल उसने खुद ने कहा है कि उसके खुद के वाक्य है कि मैं भारत के राज्य में विश्वास नहीं रखता, आई डोंट ट्रस्ट इन इंडियन स्टेट। ये जब शर्जील उस्मानी ने खुद कहा है कि उसका इस देश के ऊपर ही भरोसा नहीं है, तो ये जो भाई साहब वहां पे बैठे हैं वो किसकी वकालत कर रहे हैं? शर्जील उस्मानी खुद ये बता रहा है कि मेरा भरोसा नहीं है, वो खुद होके बता रहा है। इसीलिए तो हमने आज पुलिस से ये कहा है कि उसके ऊपर देशद्रोह का चार्जेस लगाने चाहिए, क्योंकि वो खुद बंदा कह रहा है, वो तो थोड़ा सा ईमानदार है, वो खुद कह रहा है कि वो आपकी जो इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर उसका भरोसा नहीं है। एक बंदा जो 100 करोड़ हिंदुओं को इस तरीके से गाली दे सकता है, सड़ा हुआ कह सकता है, मुझे नहीं लगता वो किसी भी तरीके से हिंदुस्तानी है या फिर इस देश में रहने के लायक है। और वैसे भी प्रदीप गावड़े जी, जो लोग उनके तथाकथित समर्थन है ना, उनकी भी मानसिकता झलक रही है, चाहे वो मसूद हसन साहब हो या फिर असगर खान साहब हो, उनकी भी मानसिकता झलक रही है। माजिद हैदरी आप पत्रकार है, कब लिखेंगे शर्जील उस्मानी के खिलाफ? और फिर मैं डॉक्टर विक्रम सिंह के पास जाऊंगा। बताइए माजिद हैदरी, कब लिखेंगे देश के विरुद्ध बोलने वाले व्यक्ति के खिलाफ? आप इंसाफ की बात को नहीं सुन सकते, आप किसी को समर्थन बता देंगे। तीनों लोग एक साथ मत बोलिए, सबको मौका देना है मुझे, अपने अपने वक्त पर बोलिए। असगर भाई आप लगातार बोलते हैं, आपके साथ पता नहीं क्या मेंटल प्रॉब्लम है, आप लगातार बोलते रहते हैं और आपकी कोई बात एयर पे नहीं जा रही है। मौजूद सिर्फ माजिद हैदरी। देखें दीपक भाई, हमारी विचारधारा अलग है, हम हमेशा लड़ेंगे, लेकिन कोई आप पे उंगली उठाए, आपकी पत्रकारिता पे उंगली उठाए, ये मुझे स्वीकार नहीं। मैं इस चीज की निंदा करता हूं। आप एक वरिष्ठ पत्रकार थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। अब रही बात आपके सवाल की, मैं अब इन सब पैनलिस्ट को याद दिला दूं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का आपने नाम लिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जहां के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तकरीर की, मोदी जी वहां के कन्वोकेशन को एड्रेस किया और सलाम किया क्या हो गया यूनिवर्सिटी को। आज डिनर में क्या खाया आपने? लंच और डिनर में क्या खाया जो मोदी जी पसंद आने लगे आपको? माजिद मोदी जी ने हैदरी, सलाम किया अलीगढ़ मोदी जी को कोट कर रहे हैं आप। कौन होते हैं? क्या हो गया? क्या खाया आपने? आप कौन होते हैं पूछने वाले? क्या कौन श्रीनगर होते हैं में सूरज आज पैनलिस्ट? पश्चिम से अलीगढ़ निकला? यूनिवर्सिटी का नाम क्या लेने वाले? श्रीनगर में ये सूरज आज ये पश्चिम से पैनलिस्ट निकला? पहले मूत होके आए, फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम ले। ये वो यूनिवर्सिटी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सलाम की इस यूनिवर्सिटी को, कहा पूरे देश पे एहसान है। माजिद हैदरी आज माननीय प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं। शबनम खान जी, आज क्या श्रीनगर में सूरज पश्चिम से निकला है? माजिद हैदरी प्रधानमंत्री को कोट करके उनकी तारीफ कर रहे हैं। सूरज किधर से निकला है? अच्छी ही है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए लेकिन वहां पर ये जो देशद्रोही के हम बैठे हैं ना, ये जो देशद्रोही ग्रुप घूम रहा है, के ऊपर भी इनका तो सही तबीयत करके इनको जेल की हवा सब आप एक साथ क्यों बोल रहे हैं भाई? सबको बोलने का मौका मिलेगा। एक मिनट में सबको रोकता हूं, शबनम जी को भी रोकता हूं। असगर भाई, माजिद हैदरी भाई, आप और मसूद भाई, आप सब समझते हैं अगर आप एक दूसरे पर बोलेंगे, हम लोग ज्यादातर स्काइप पे जुड़े हुए हैं, किसी की आवाज नहीं जाएगी। इसीलिए मैं ब्रेक लेते हुए कमल द्विवेदी, हमारे एक दर्शक नोएडा से जुड़ गए, उनके पास और फिर डॉक्टर विक्रम सिंह के पास कि किस किस धारा में केस दर्ज होना चाहिए। कमल द्विवेदी नोएडा से, क्या कहेंगे शर्जील उस्मानी के बारे में? कमल भाई जी, एक्चुअली ये देश विरोधी ताकतों के साथ ये मिले हुए हैं, और जो एएमयू में हुआ, जो दिल्ली में हुआ, ये लोग हमेशा से ही देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, देश विरोधी हरकतों में तल्लीन हैं, और सरकार को चाहिए कि इनके ऊपर कार्रवाई करके इनको जेल भेजे, कार्रवाई करके जेल भेजो। यही सवाल डॉक्टर विक्रम सिंह जी से। विक्रम सिंह जी, आपको इंडियन स्टेट पर भरोसा नहीं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं, आपको पुलिस पर भरोसा नहीं, आप फर्जी आंकड़े पेश कर रहे हैं, आपको हिंदू समाज सड़ा हुआ लगता है, आपको इस देश के किसी भी संस्थान पर भरोसा नहीं, आपको सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं, तो किन किन धाराओं में मुकदमा बनता है और क्या तुरंत गिरफ्तारी नहीं बनती शर्जील उस्मानी की? दीपक जी, इनके ऊपर तो अगर धारा गिराएगी तो शायद आपके प्रोग्राम में बाकी समय नहीं बचेगा।
रासुका से लेकर के पहले 120 बी आईपीसी धारा विद रेड विद 153 ए, 147, 148, 149, इसके अलावा अन्य सुसंगत धाराएं हैं, लेकिन इसमें प्रकाश डालें। और रेड विद यूएपीए ना भूल जाइएगा, ये तो लगेगा ही लगेगा, और इसमें पूरा इंतजाम है 10 साल से ऊपर का। दूसरी चीज ये है, इनके दिमागी इलाज की भी जरूरत है। मैं चाहूंगा कि एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट इनके दिमाग का, क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति ऐसी बेबुनियाद उल जलूल बातें, असंगत बातें नहीं कर सकता है, इसलिए इनके दिमागी इलाज के भी चेकअप किया जाए, मुकदमा लिख के इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि जितने भड़काऊ बयान इन्होंने दिए हैं, राष्ट्र विरोधी होने के साथ साथ पुलिस वालों के ऊपर आपने जो आरोप लगाए हैं, अगर आपने वाकई गंभीर होते, संजीदा होते, तो आप जाके न्यायालय में एक मुकदमा कायम कर देते 156(3) के अंतर्गत सीआरपीसी के, कि पुलिस वालों ने कत्ल किया। वो तो आपने किया नहीं, ना आप करेंगे, ना आपके अंदर इतनी सलाहियत। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में कहूंगा कि देश में ही नहीं, दुनिया में उसका एक मुकाम है, और अल्गेरियन सारी दुनिया में एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए जाने जाते हैं, ये चीज दीगर है। लेकिन एएमयू में भी कुछ ऐसे तत्व, जैसे हर यूनिवर्सिटी में आते हैं, वहां भी कुछ ऐसे तत्व पहुंचते हैं जो कि उसके पवित्र नाम को, पाकीज़ नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये होने वाला नहीं है। लेकिन दीपक जी, मेरा परामर्श होगा, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें कि गोली पुलिस एनकाउंटर क्यों चलाती है, अपनी आत्मरक्षा में धारा 96 से लेकर के 106 आईपीसी में, धारा 41 सीआरपीसी के अंतर्गत हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा करके गिरफ्तार किया गया। मुनासिब, गैर मुनासिब नहीं कि अपने हिफाजत में, किसी और की हिफाजत में वो न्यूनतम बल प्रयोग किया जाता है। और अगर आपने कहे इतने फर्जी हुए हैं, जुडिशरी क्या अंधी हो गई हमारी? हमारे सुपीरियर ऑफिसर्स, मानवाधिकार आयोग, स्टेट और सेंटर अंधे हो गए? नहीं, वो तो कह रहे हैं हमको न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब विक्रम सिंह जी, उनको न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है, इंडियन स्टेट पर भी नहीं है। इनका स्थान जेल की सलाख के पीछे, कुछ दिन वहां उनकी जरूरत है, आराम और सुकून की जरूरत है, जेल में रहें, अंतर मंथन करें, शायद दिमाग दुरुस्त हो जाए। मैं सीधे इसी सवाल को लेके मसूद भाई के पास चलना चाहता हूं। मसूद हसन साहब, मेरा एएमयू कितना फक्र वाला इंस्टीट्यूट है, कितने बड़े बड़े लोग वहां से निकले, इससे मेरे को कोई भी ऐतराज नहीं है, बल्कि मैं तारीफ करता हूं जिस तरह से एएमयू में पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव लोग निकलते हैं। लेकिन ये क्या सोच है जो शर्जील उस्मानी की है? ये क्या सोच है जो वहां सीए पर आग लगवाती है? ये क्या सोच है जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों को बुलाया जाता है कई भाषण देने के लिए, तो शर्जील उस्मानी टाइप की लोगों को बुलाया जाता है? क्या आपको ये नहीं लगता कि ऐसे ही छात्र खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम के आगे डाउट खड़ा कर रहे हैं? मसूद हसन साहब, देखिए दीपक भाई, देखिए अब आपने बिल्कुल सही बात कही कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो लोग निकले हैं, उन्होंने देश का सर फख्र से ऊंचा किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। कोई एक ऐसा शख्स निकल जाए जिसकी अपनी कोई अलग सोच हो, तो उस पर आप इंस्टीट्यूट को आरोपित नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि जहां तक हिंदू समाज की बात है, जो कुछ भी शर्जील उस्मानी ने कहा उसका मैं निंदा करता हूं, और वो गलत कहा गया। हिंदू समाज के अंदर सिर्फ बीजेपी या संघ उसका ठेकेदार नहीं है। हमारे भारत के अंदर 1947 से लेकर के आज तक हर एक धर्म का शख्स, हर एक समाज का आदमी एकता और सद्भाव के साथ रहता आया है। तो सर 1947 में पाकिस्तान क्यों मांग लिया था? मुझे बताइए ना, जो आग एएमयू ने लगाई थी 1947 में पाकिस्तान क्यों मांग लिया था कि मुसलमानों के लिए अलग देश बने? क्यों मांगा था पाकिस्तान, बता दीजिए ना। किसने मांगा? इसका भी कारण बता दीजिए। जिन्होंने मांगा था वो चले गए, उन्हीं की तस्वीर लगा के रखी है आपने। जिन्होंने मांगा था वो चले गए, उन्हीं की तस्वीर लगा के रखी है आपने एएमयू में, उन्हीं की तस्वीर लगा के रखी है। जिन्ना की तस्वीर एएमयू में आपने ही लगा के रखी है। घर दिखा के बंबई के अंदर आपकी गवर्नमेंट पैसे वसूलती है, फीस वसूलती है। मेरे भैया, अच्छी शुरुआत आप करें ना। साबरमती आश्रम के अंदर मोहम्मद अच्छी शुरुआत करिए ना, पहले आप बोलिए, हम हटाते हैं जिन्ना को। ठीक है मसूद भाई, आपके पास फिर आऊंगा। आचार्य विक्रमादित्य, क्या इनको शुरुआत नहीं करनी चाहिए कि जिन्ना की तस्वीर सबसे पहले एएमयू हटाएगा, उसको लेकर झगड़ेगा नहीं? दीपक जी, ये नहीं हटाने वाले, ये वास्तविक तौर पर नहीं हटाने वाले। ये जिन्ना को अपना बेसिकली एक वो मानते हैं कि ये उनके वो बेसिकली अपना देश में जहां नाथुराम गोडसे की मूर्तियां लगी हुई है, आचार्य जी, जहां नाथुराम गोडसे की मूर्तियां लगी हुई है, देश में कहीं नाथुराम गोडसे की मूर्ति नहीं है। शर्जील उस्मानी जैसे बयान मत दीजिए। देश में कहीं भी नाथुराम गोडसे की मूर्ति नहीं है। शर्जील उस्मानी जैसे बयान मत दीजिए। माफ कीजिएगा मसूद हसन साहब,
कहीं भी देश में नाथूराम गोडसे की मूर्ति नहीं है। और दोनों एक साथ मत बोलिए, आचार्य विक्रमादित्य की आवाज से। गोडसे की मूर्ति के ऊपर भी तो बोलिए कुछ। साल क्या नाथूराम गोडसे की मूर्ति पे बोलिए। देश में कहीं भी नाथूराम गोडसे की मूर्ति नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। शर्जील उस्मानी जैसी गलत बयानी मत करिए मसूद हसन साहब, आप पर भारी न पड़ जाए। आचार्य विक्रमादित्य के नाम पर इतना बुरा लग रहा है आपको दीपक जी? आपके पूर्वजों का दोस्त दीपक जी, नाथूराम गोडसे के नाम पर इतना बुरा लग रहा है? इसको समझाइए कि वास्तविक आप भी रखते हैं। जिन्ना को अपना वास्तविक आदर्श मानने के कारण ही इस देश के अंदर उस प्रकार का जिहाद करने का वास्ता करते हैं। जिस प्रकार से आज शर्जील उस्मानी ने जो बोला है वो कोई पहली बार नहीं है। मैं कह रहा हूं पिछले 1-1.5 साल का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, कितनी बार ये कोर्ट में पेश हुए, कितनी बार इनके तमाम खिलाफ केस किए गए, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ कारण देकर ये वहां से बच के निकल आए। लगातार इन्होंने पिछले 1-1.5 साल के अंदर कितनी बातें बोली है, कश्मीरी पंडितों के ऊपर ले लीजिए, चाहे हिंदुस्तान को तोड़ने के ऊपर बोल लीजिए, चाहे सीए के ऊपर बोल लीजिए, वहां पर लगातार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। वहां पर कोई राष्ट्र निर्माण की बात नहीं सिखाई जाती। अरे जुडिशरी पे हमको भरोसा है। आज इसकी वकालत कर रहे हैं ना शर्जील उस्मानी, उसको भरोसा नहीं है असगर भाई। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप बीच में बार बार बोलेंगे, आपकी आवाज नहीं जाएगी, आपकी आवाज नहीं जाएगी। असगर खान का ऑडियो नहीं जाएगा प्लीज। पता नहीं क्या बीमारी है, बोलते ही रहते हैं लगातार। कैसे वकील है बहुत चाहते हैं इस देश में शरीयत आ जाए, वो इस देश में शरीयत लाने की बात करते हैं, जब ये साफ साफ कह रहे हैं भारतीय जुडिशरी में विश्वास नहीं है। मैं 1 मिनट, मैं सीधे चलता हूँ गावड़े साहब के पास। गावड़े साहब, ये बांटने वाला एजेंडा यलगार परिषद क्यों चलाता है, इसके पीछे क्या कारण है बताइए गावड़े साहब। यलगार परिषद जो है वो ये कहते हैं कि वो दलितों के हकों के लिए है, लेकिन यलगार परिषद जो है जो सिर्फ गावड़े जी की आवाज और इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट है उनका गठबंधन है, और उसके माध्यम से इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट और माओइस्ट उनके माध्यम से ये लोग समाज में जातिगत तेज निर्माण करने का काम करते हैं। आपको पता होगा पिछली जो यलगार परिषद हुई थी उसमें उमर खालिद आए थे और उन्होंने भी भड़काऊ भाषण किया था, उसका भी मुकदमा दर्ज है। उन्होंने भी कहा था कि अब रस्ते की लड़ाई लड़ेंगे, और अभी ये शर्जील उस्मानी कहता है कि जंग लाजमी तो जंग सही, पहले कहता है कि मुझे भारत स्टेट के खिलाफ भरोसा नहीं है। तो ये यलगार परिषद जो है उसका एजेंडा क्लियर है, उसको एंटी हिंदू फीलिंग्स क्रिएट करनी है, उसी के साथ हिंदुओं में जातिगत तेढ़ बढ़े, हिंदुओं में जाति में भेद निर्माण हो, इस तरीके का पूरा प्रोग्राम होता है। इसीलिए ये यलगार परिषद का आयोजन किया जाता है। ठीक है, सीधे मैं मसूद हसन, चलिए असगर खान के पास चलता हूं, मसूद हसन के पास चलता हूं। मसूद हसन जी, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आप तो बड़े दलित और मुस्लिम गठबंधन की बात करते हैं, आपके शर्जील उस्मानी कर रहे थे, लेकिन एएमयू में आप दलितों को आरक्षण क्यों नहीं देते? इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए। देखिए, ये बहुत एक ऐसी बहस है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको नहीं मालूम कानूनी दावपेच। अच्छा। आपको मालूम होना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर का जो केस है, सर एक मिनट, आप दलितों को आरक्षण देते हैं क्या? सुनिए, पहले पूरी जवाब दीजिए, आप दलितों को आरक्षण देते हैं हाँ या नहीं? जवाब दीजिए हाँ या नहीं। आप नहीं देते हैं, आप दलितों को आरक्षण नहीं देते हैं, आप दलितों को आरक्षण नहीं देते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी केस ही सब जुडिस है, तो उसके जब उसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया तो फिर उससे पहले हम तो मुस्लिम आरक्षण नहीं देते। कलाई खुल गई तो आप चिल्ला रहे हैं, कलाई खुल गई तो आप चिल्ला रहे हैं। आप आरक्षण नहीं देंगे, आप दलितों को आरक्षण नहीं देंगे, अपनी माइनॉरिटी स्टेटस की बात करेंगे और यलगार परिषद के मंच पर जाकर दलित और मुस्लिम अलायंस की बात करेंगे। मेरा सीधा सवाल आचार्य विक्रमादित्य से, आचार्य विक्रमादित्य, माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए और सिर्फ आचार्य विक्रमादित्य की आवाज? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किस बात का माइनॉरिटी स्टेटस? अरे दीपक जी, किस बात का माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए? इस देश के अंदर जनसंख्या पूरी तरह से इनकी 17-18% से ऊपर चली गई है, कई क्षेत्रों में 30%, कई क्षेत्रों में 40%, कई क्षेत्रों में तो हिंदू माइनॉरिटीज में ये लोग मेजोरिटी के अंदर, और फिर भी मुसलमान इस बात पर लड़ रहे हैं ये नेता तथाकथित तौर पर कि मुस्लिम माइनॉरिटी से कैसे माइनॉरिटी से, मैं तो कह रहा हूं जनसंख्या के अनुसार से अब पुनः इस बात पर विचार किया जाना चाहिए। और तमाम अल्पसंख्यक दर्जा जो बात कर रहे हैं, इस देश में और भी बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, और जिन लोगों का बहुत
बहुत वास्तविक तौर पे दर्जा बहुत नीचे है, उनको इनके आरक्षण के कारण से वास्तविक नहीं मिल पा रहा है। इन लोगों ने हर जगह अपना माइनॉरिटी कार्ड खेल लेते हैं। काहे के माइनॉरिटीज भाई, क्यों माइनॉरिटीज? सरकारी दामाद अब बन के नहीं रह सकते। बहुत लगातार इन्होंने मलाई खा ली है और अब उस बात को पुनर्विचार करना चाहिए सरकार को। मैं कहूंगा सबसे पहले इस बात को पुनर्विचार करें। और शर्जील उस्मानी जो एक बात बोली कि उनको बिल्कुल विश्वास है ही नहीं भारतीय संविधान के ऊपर, भारतीय जुडिशरी के ऊपर, तो क्या शरीयत लाना चाहते हैं? इनका जो एजेंडा यही है कि किसी ना किसी रूप में शरीयत को इंपोज कराए इस देश के अंदर, और इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाए, जनमानस को ऐसी मानसिकता के साथ तैयार करे कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम जो है वो खराब है, किसी प्रकार भी नहीं है। कैसी बातें बोलते हैं कि ठीक है, आप इसी बात को मेरी एक दर्शक संगीता शर्मा को दिल्ली ले चलता हूं। आचार्य जी रुकिए 1 मिनट के लिए। आपने कहा कि मुसलमानों को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। संगीता शर्मा, क्या इस बात पर बहस शुरू होनी चाहिए क्योंकि उनकी आबादी अब अल्पसंख्यक कहलाने लायक नहीं है? देखिए सर, मैं तो एक ही बात आपसे बोलूंगी, ये माइनॉरिटी नहीं है, ये दे आर द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी इन इंडिया। किस बात की इनको माइनॉरिटी स्टेटस देंगे आप? अरे माइनॉरिटीज हमारे पास बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, पारसी हैं, उनको दीजिए। इनको नहीं, वैसे भी उनको भी जरूरत नहीं है। माइनॉरिटी स्टेटस तो खत्म ही कर देना चाहिए। हमें तो चाहिए जो अपने उसके आधार पे होना चाहिए, पॉवर्टी लाइन के आधार पे होना चाहिए भाई मेरे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के आधार पे होना चाहिए। किस बात की माइनॉरिटी? दे आर द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी इन द कंट्री। ठीक है, बिल्कुल सही बात बोली संगीता जी। और आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूं, विक्रम सिंह जी के पास ले चलता हूं। विक्रम सिंह जी, क्यों ना इस बात पर बहस शुरू हो कि देश की सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी को क्या माइनॉरिटी स्टेटस मिले? दीपक जी, अब तो देश में सभी प्रबुद्ध लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में 2 मेजर कम्युनिटीज हैं, एक मेजर कम्युनिटी हिंदू, दूसरी मेजर कम्युनिटी मुस्लिम्स। माइनॉरिटी का तो परिदृश्य है जैन, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई। क्योंकि जो 20 करोड़ या 25 करोड़ है वो कब से माइनॉरिटी हो गया? पाकिस्तान से ज्यादा जनसंख्या आपकी, बांग्लादेश से ज्यादा जनसंख्या हमारे मुसलमान भाइयों की। केवल इंडोनेशिया ही एक ऐसा मुस्लिम देश है जो कि हमारे मुसलमान, उसकी बाकी कह देना कि माइनॉरिटी है, हरगिज नहीं। ट्रेड हो, कॉमर्स हो, हर चीज हो, अब उसमें माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं है। कम से कम मैं उम्मीद करता हूं हमारे मुसलमान अपनी खुददारी को आगे ला करके कोई किसी चीज के ये चीज भीख का कटोरा लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उनके अंदर ये सलाहियत, ये काबिलियत है। अपने इल्म की बदौलत वो सब हासिल कर सकते हैं बिना माइनॉरिटी स्टेटस के लिए हुए। माइनॉरिटी स्टेटस तो जो बीपीएल, जैसे मिस शर्मा ने कहा था, जो बीपीएल में है, गरीब है, विकलांग है, उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल सही है, जो इकोनॉमिक वीकर है, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी समाज का हो। क्यों ना माइनॉरिटीज की परिभाषा असगर भाई बदल दी जाए। जो इकोनॉमिकली वीकर है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास संसाधन नहीं है, उसको दिया जाए माइनॉरिटी स्टेटस। आप लोगों को क्यों दिया जाए जिनकी जनसंख्या 25 से 30 करोड़ के बीच में है? देखिए दीपक चौरसिया साहब, अभी तक जितने भी ये 2, 3, 4 लोग बोले माइनॉरिटी पर, मुझे ऐसा लग रहा है इनके अल्फाजों से और इनके जुमलों से कि इन्हें अपनी तकलीफ से कोई परेशानी नहीं है, सामने वाले के सुख से इन्हें बहुत परेशानी है कि साहब ये माइनॉरिटी कैरेक्टर इनको क्यों मिल रहा है उनको। अभी भाई साहब बोल रहे थे कि भीख लेने वाले ना बने। इस मुल्क में कभी भी मुसलमान भीख लेने वाला नहीं बना है, भीख देने वाला बना है। हमने लिया कुछ नहीं है, दिया है सब कुछ। तो छोड़ दीजिए ना माइनॉरिटी स्टेटस। आज से असगर भाई बोले कि मुसलमानों को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। बोलिए ना, आप भीख लेने वाले नहीं है तो बोलिए कि हमको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं चाहिए। सुनिए, बोलिए ना कि हमको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं चाहिए। अरे आप पूरी बात तो सुनिए दीपक चौरसिया जी, ये भीख नहीं है। अरे ये भीख नहीं है, ये हमारा हक है। अच्छा, ये हमारा हक है भाई, आप पूरी बात तो सुना करें। ये भीख नहीं है, हम अपना हक लेते हैं, अपना हक मांगते हैं। और ठीक है, मैं यही सवाल शबनम खान के पास ले जाता हूं। शबनम खान, क्या माइनॉरिटी स्टेटस इनका हक है और क्या माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए अब इंडियन मुस्लिम्स को, जिनकी संख्या 25 से 30 करोड़ के बीच में? बताइए शबनम खान। संविधान इस मुल्क का है, संविधान आपका जाति। असगर भाई, आपने जवाब दे दिया ना, अब सुन लीजिए शबनम खान क्या कह रही है, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। मसूद भाई आ रहा हूं मैं आपके पास, शबनम खान जवाब दीजिए। सबसे आगे खड़े नजर आते हैं दीपक जी। जब भी कभी देश तोड़ने की बात आएगी, माइनॉरिटी का लबादा ओढ़ लेंगे फटाफट कि हम तो बहुत विक्टिम हैं, हम तो इस देश में बड़े दुखी पीड़ित हैं। और जैसे ही कुछ लेने की बात आएगी, सबसे आगे लाइन में खड़े नजर आएंगे। बता दीजिए, ये जो बैठे हुए बात कर रहे हैं ना आपसे, जो बड़े धुरंधर तोप बन के दिखा रहे हैं कि हम भीख देने वाले हैं,
हद में रहो, बेकार में क्यों अपना जग हंसाई कराते घूमते हो। ये तुम 2-4 निकम्मे लोग जग हंसाई कराते हो सारे मुसलमानों की। जो बेचारे शरीफ लोग मुसलमान भी हैं ना, उन्हें भी घृणा की दृष्टि से देखने लगे हैं लोग अब, सिर्फ ऐसे लोगों की वजह से। तुम शर्जील इमाम पनपवा रहे हो, तुम यूनिवर्सिटी में भी वही पढ़ा रहे हो, हर मुसलमान के दिमाग में तुम यही भर रहे हो। और दीपक जी, इन्हें कोई ना मुसलमानों से लेना देना है ना किसी बात से, इन्हें सिर्फ मतलब है कि वो जो मलाई आती थी ना सरकार से, जो सरकार की मलाई खाया करते थे, वो निकल गई है इनके हाथ से। इनको तरफ से मुसलमान मरे जिए कुछ हो, इनकी सरकारी मलाई जो आया करती थी ना, जो पिछली सरकारें इनके पेट मोटे करा करा के बिठा रखा था पिछली सरकारों ने, ये सिर्फ इसलिए तिलमिला रहे हैं, बाकी इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो आपके माध्यम से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नौजवानों को भी कहूंगी, ऐसे लोगों के बहकावे में मत आओ। क्यों अपना जीवन खराब कर रहे हो? इस देश में जन्मे हो, इस देश की रोटी खाई है, इस देश को सैल्यूट करो जितना कर सकते हो, और इस देश के लिए जान भी देनी पड़े तो दे दो। आलोचना करेंगे आप शर्जील उस्मानी की और कहेंगे शर्जील उस्मानी की तुरंत गिरफ्तारी हुई हो क्योंकि उसने देश तोड़ने वाला बयान दिया है। क्या ये एफआईआर करवाने जाएंगे कभी ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ? मौका दीजिए। अब देखिए, कृपया मुझे भी बात करने का मौका मिले। इस देश में हर एक को बात करने का हक बनता है। देखिए, पहली चीज मेरी सबों से विनती है कि जब भी आप जिन्ना साहब का नाम ले, आदर से नाम ले। वो क्रांतिकारी है, भारत जिस आदमी ने देश तोड़वाया उसका नाम माफ कीजिएगा, मैं आदर से नहीं ले सकता। महात्मा गांधी जी के कायदे आदम बोलने वाले उनको पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान में बैठे हैं। अरे कौन आ गया? देश के अंदर जिन्नत इस देश में रहने का शुक्रिया। जिन्ना सारे अपनी कंट्री लेकर मुसलमानों को लेकर एक काम करिए, एक काम करिए, एक काम करिए। आप शोर मचा देते हैं, आप बात करने नहीं देते। भारत माता की जय। दीपक जी से जिस देश में जिन्ना को खुद ही निकाल के बाहर भारत माता की जय बोलिए। भारत हिंदू राष्ट्र है, कृपया करके नेपाल चले जाइए। मैं तो भारत में रहूंगा और अपने माइनॉरिटी हक की बात करूंगा। अरे हमें सिर्फ अरे भाई आपको रहने का हक नहीं है। अरे तो क्यों मार के भगा दिया कश्मीरी पंडितों को? क्यों मार के भगा दिया कश्मीरी पंडितों को? बोलिए माजिद हैदरी, क्यों मार के भगा दिया कश्मीरी पंडितों को? नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर बोल बोल के शीरे करते। जवाब दीजिए इस बात का। जिन्ना को अपना बाप मानता है, तुम्हारे रहे होंगे बाप जिन्ना, बेबदतमीज आदमी। अरे देशद्रोही है ये देशद्रोही है। बैठ के जिन्ना को अपना बाप मानते हैं। अरे मैं कहता हूँ अन्याय किया, लेकिन आप तो यहाँ खुलेआम बैठ के कह रहे हैं अरे सरकार ने उसको। ठीक है, मेरे साथ आरएसएस सिंह साहब जुड़ गए हैं। सबसे पहले एक मिनट रुकिए, आरएसएस सिंह साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्या आरएसएस सिंह साहब, इस देश में जिन्ना का नाम सम्मान के साथ लिया जाना चाहिए? मेरे पैनलिस्ट से गुजारिश कर रहे हैं इस आजाद मुल्क में 2021 में कि जिन्ना का नाम सम्मान से लो, वो आदमी जिसने देश तोड़ा। नहीं, एक तो इन्होंने किसी ने कहा कि जो पाकिस्तान चाहते थे वो चले गए वहाँ पे, ये बिल्कुल गलत बयानबाजी है। 86% मुस्लिम्स इन 1946 इलेक्शंस वोटेड फॉर मुस्लिम लीग, और आप देख लीजिए ज़्यादातर यूपी के मुसलमान मोर देन 90% वोटेड फॉर पाकिस्तान। ठीक है ना? तो ये दूसरी बात, एक किताब है खलीकुज़्ज़मान की, द पाथवे टू पाकिस्तान, उसमें यह लिखा हुआ है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं होता तो पाकिस्तान भी नहीं बनता। तीसरी बात कि आप इसका देख लें कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या सब कुछ इतना हंकी डोरी है? क्या उस कैंपस में कभी निकाह हलाला हुआ है? टीचर, 2 स्टूडेंट के बीच में नाम बता दूं, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का था, शर्म आ जाएगी। ठीक है ना? तो ये देखिए, जो नेशन को जब भी आप नहीं मानते हैं तो आप स्टेट को क्या मानेंगे? क्योंकि जिन्ना ने तो कहा था, आप उसकी पढ़ लीजिए, वो लाहौर में उसने क्या बोला था कि हमारी भाषा अलग है, हमारा पहनावा अलग है, हमारा इतिहास अलग है, हमारे कानून अलग है, हमारा दृष्टिकोण अलग है, हमारा समाज अलग है, हमारी तारीख अलग है। इसलिए बाय ऑल कैनन्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ
हम एक सेपरेट नेशन है उन्हें। अबे यार वो जिन्ना का साले का वो ग्रैंडफादर, वो हिंदू शादी की साले ने पारसी से, सुअर खाने वाला आदमी, ठीक है, और ये कह रहा है ये नालायक कि उसका इज्जत से नाम लो। जिसने भारत के टुकड़े कर दिए उसका कह रहे हो कि इज्जत से नाम लो। सुअर खाने शर्म नहीं आती है? अ मैन हु डाइंग ऑन पिग्स, ठीक है। और माजिद तुम कह हैदरी रहे जी को हो, दिखाया जाए। तुम आज कह रहे हो कि ये हमारी कौन सी भाषा यार? उर्दू कौन सी भाषा है? 100% वर्ब्स हिंदी से लिया, भाषा अलग हो गई, इतिहास। और मेरा प्रॉब्लम क्या है? ये हमारी समस्या है कि तुम अपने पूर्वजों पे थूकते हो। ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम है। रहा कि आप भीख नहीं मांगते रहे, तुमने दो रुपए के लिए तो मजहब बदल लिया। अरे हमारा और सुनो, जहां तक अगर कहते हो कि सब धर्म बराबर है, सब प्यार सिखाते हैं, तो फिर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब है? अगर सब धर्म बराबर है, सब प्यार सिखाते हैं, तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्यों चाहिए? क्यों नहीं मिलेगा? फिर मदरसे क्यों चाहिए? तो ये नौटंकी ना कहीं पे और जाके बोलना। और आप शाहीन बाग से इतने आप भारत के टुकड़े का बोलो, एक वो शर्जील था, एक पूना से बोल रहा है ये बात, और आप कह रहे हो कि इस देश में आपको शर्जील दिखता है, आजादी नहीं है, नहीं दिखता, सावरकर नहीं दिखता, सिर्फ शर्जील दिखता है। सीधे इसी बात को क्या आपने बोल लिया, माजिद हैदरी बहुत बोल लिया। मसूद के पास चलता हूँ, मसूद हसन साहब के पास। मसूद हसन साहब, सभी धर्म अगर बराबर है तो आपको माइनॉरिटी स्टेटस क्यों चाहिए? जवाब दीजिए। सभी धर्म अगर इस देश में बराबर है तो माइनॉरिटी स्टेटस क्यों चाहिए? इस सवाल का जवाब दीजिए। सिर्फ मसूद हसन की आवाज आएगी, माजिद हैदरी की बराबर है, सब प्यार सिखाते हैं। तो मोहम्मद साहब ने कहा था एक आदमी का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो फिर अलग इंस्टीट्यूशन खत्म कर दीजिए, अलग। और सुनो साहब, इनसे पूछो कि उनके कैंपस में अपने ही छात्रा के साथ निकाह हवाला हुआ है तो मुसलमानों को अगर वो कहते नहीं तो नाम बताऊंगा मैं। और जहां तक इंसाफ की बात है, हमें बताएंगे देशभक्ति। ये बात कर रहे हैं कि 86% लोगों ने वहां पाकिस्तान चले गए, तो 14% तो बचेगा इस देश में। देशभक्ति तुम्ही को बताएंगे कि अरे तुम आरएसएस वाले 1946 इलेक्शंस के बाद तुम्हारे पूर्वज बदल नहीं गए, और तुम नहीं बदल गए हमें देशभक्ति। वो चुनाव के बाद तुम्हारा देश प्रेम क्या किया? उस चुनाव के बाद तुम्हारा देश, इससे पूछिए, फिर से वही बात। क्या उम्मा बोलो, नालायक कॉन्सेप्ट है, बोलो गज़वाए हिंद पे ऐसे कॉन्सेप्ट में थूकता हूं। बोलो जिहाद में मैं थूकता हूं। हम वो देशभक्त हैं जिन्होंने नवाब छतारी दिया, जो उत्तर प्रदेश का पहला नहीं बोलो, अरे बोलो ना। या तो हिंदुस्तानी हो सकते हो, हमें विश्वास कर सकते हो, या हिंदुस्तान में विश्वास करते हो, या गज़वाए हिंद पे थूकोगे। और ये नहीं, ये कौन सी अपना टोपी देखो, अपनी वेशभूषा देखो, कौन सी टोपी पहने हो, और तुम कहते हो कि हम भारतीय हैं। और कौन सी भाषा है तुम्हारी? कौन सी भाषा है? सब कुछ अलग, भाषा हमसे लिया, म्यूजिक हमसे लिया, आर्किटेक्चर ये तुम कहते हो इस्लामिक आर्किटेक्चर। कोई ये बताओ कि टेंट का इस्लाम तो रेगिस्तान में पैदा हुआ था, आर्किटेक्चर कहां से आ गया? आर्किटेक्चर कहां से आ गया? ये क्या तुम बात कर रहे हो? बकवास। जाओ जाके ये क्या बकवास? अरब की सरजमीन जाके देखो जहां इस्लाम पैदा हुआ है। अच्छा, मेरे साथ तारिक फतेह जी जुड़ गए। तारिक फतेह जी, मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहूंगा। बात थोड़ी सी इतिहास की हुई और बात एमयू की भी हुई थी। मेरा सवाल ये था कि क्या एमयू की मानसिकता से देश की बंटवारे की बात नहीं निकली थी? बच्चे लूटे थे। मैं दोनों को रोकूंगा। तारिक फतेह साहब जुड़ गए। मैं ये जानना चाहता हूँ तारिक फतेह साहब, क्या एमयू से ही विभाजित भारत की मानसिकता नहीं निकली थी? क्या पाकिस्तान की मानसिकता एमयू से नहीं निकली थी? क्या वो एक फेमस सेइंग है एमयू के बारे में कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लड़कों की शरारत है, क्या ये सही नहीं है? बिल्कुल सही है। 93 तक जो के बनती थी, वहां का हर ग्रेजुएट जो है उसे गारंटीड पाकिस्तान में सिविल सर्विस में नौकरी होती थी 1953 तक। और ये
ये जहां पाकिस्तान की मूवमेंट चली वहां पाकिस्तान नहीं बना, वहां अभी भी पाकिस्तानी रहते हैं। आपके अभी भी जिन्ना साहब की तस्वीर लगी हुई है। तो ये जो सिंध और पंजाब और सूबा सरहद और बलूचिस्तान है या बंगाल में था पाकिस्तान का मूवमेंट, लेकिन जो अब पाकिस्तान है उसका ताल्लुक पाकिस्तान मूवमेंट से नहीं था। वो अभी भी पाकिस्तानी वहीं रह रहे हैं आपके साए के तले, और वो अब भी अपने आप को मुगल बादशाह की वो घुमंड में रहते हैं कि हम ये हिंदुस्तानी सब्जी खाने वाले, हम क्या कर लेंगे हमारा। ये हमें बचपने से बताया जाता है, ऐसी बात नहीं है कि हिंदू का खाया हुआ प्याला नापाक है, उससे हाथ मिलाना गलत है, उससे दोस्ती करना गलत है। और अभी तक जिन लोगों को ज्यादा प्यार है जिन्ना से, उनको ट्रेनों में बिठा के पाकिस्तान भेज दें सर, ऐसी कोई तकलीफ की बात नहीं है। हिंदुओं से दुश्मनी करना ये कई नस्लों से माँ बाप बच्चों तक ट्रांसफर करते हैं। आपकी हर मस्जिद में जुम्मे के दिन दुआ मांगी जाती, या अल्लाह कौम काफरीन पे मुसलमानों को फतह नसीब कर। तो यहाँ के ज्यादा बात करने की जरूरत भी नहीं है। ये तो आप लोगों की कमजोरी है कि ये हिंदुस्तान में हिंदू होना एक एम्बैरेसमेंट हो गया, जैसे जर्मनी में जर्मन होना या फ्रांस में फ्रेंच होना, चीन में चीनी किसी का चीना होना। ये खुद ही आप लोग का, आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे के, आपको डिफेंसिव पे डाल के आज ये नौबत आई है कि वो शर्जील साहब क्या कुछ कहेगा। मैं सीधे चलता हूं, आप ही के सवाल का जवाब माजिद हैदरी से लिखता हूं। जिन्ना साहब कहा जाए माजिद हैदरी तो टिकट कटवा दूं आपका, श्रीनगर से आप जाएंगे इस्लामाबाद या फिर दिल्ली होके जाएंगे लाहौर बस से? मैं तो मुसलमानों का 14% हक लूंगा, 14% आबादी है तो 14% हिस्सा लूंगा। IAS में, IPS में, सांसद में, हमें हमारा हक दो। हाँ, मैं सिर्फ स्टेटस देते हो, हक का है हमारा। अरे सच्चर कमेटी रिपोर्ट पढ़े ना, इस मंच पे तो पढ़े लिखे लोग नहीं है। सच्चर कमेटी रिपोर्ट कहती है मुसलमानों का इस देश में हक उनको मिलता है जो कर्तव्य का पालन करते हैं। अरे कुछ ड्यूटीज भी पालन करी है कभी इस देश के लिए। उनको मिलता है जो देश के लिए जीते, जो जिस देश की रोटी खाते हैं उस देश की जिंदाबाद लगाते हैं। सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कृपया बारी बारी से बोले, अच्छी बातचीत हो रही है, कृपया बारी बारी से बोले। माजिद हैदरी कंप्लीट करेंगे, फिर शबनम खान। देखें, बड़ी प्रॉब्लम है, आप किसी को मुसलमान को पूरी तरह बात पूरी नहीं करने देते। मैंने कहा हमें सिर्फ माइनॉरिटी का स्टेटस दिया गया है, फायदा कुछ नहीं है। किस बात की बात पूरी नहीं करने देते? यहाँ बैठ के आप केवल लड़ाई करने की बात करते हैं। IAS में नहीं है भाई, हमें 14% तो IAS IPS IFS में सुनी दोगे। सांसद हमारे 14% होने चाहिए। फिर दूसरा पाकिस्तान मांग लेना आप, फिर दूसरा पाकिस्तान मांग लेना धीरे से। 14% सांसद आपको चाहिए। शबनम खान, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये राइट की तो बात करते हैं पर अपनी ड्यूटीज क्यों भूल जाते हैं? नहीं बोलने देंगे किसी को। हम अपनी ड्यूटी का भूले हैं, हम तो देश के लिए आज भी दीपक लड़ने को जी, तैयार है। मैं कहता ये जो तभी आपके भाइयों ने कश्मीरी पंडितों को मार मार के निकाल दिया था श्रीनगर से। शबनम खान बोलिए। हक रोटियों के लिए याद आ गया आपको, माल के लिए याद आ गया आपको, पोस्ट मिलने के लिए याद आ गया आपको हक, भारत माता की जय लगाने के लिए नहीं याद आया आपको कोई भी हक कि ये भी आपका हक है जो आप सिखाते हो। लगाओ भारत माता की जय, बोलो जय हिंद, माजिद हैदरी और शबनम खान को आपने सामने किया जाए, बात करने बोलो भारत माता की जय। सिर्फ सब्सिडी खाते रहो, सब्सिडी दे दो, हज में सब्सिडी दे दो, फलाने में सब्सिडी दे दो, राशन की लाइन में हमें फ्री में राशन दे दो। पहले बोलो भारत माता की जय, और स्टेटस का नाम मिला, भारत माता की जय बोलो। नहीं, आप बोल रहे हो ना हक, पहले इस देश की रोटी का हक अदा करो, पहले इस देश का हक अदा करो। बोलो वंदे मातरम, भारत माता की जय, पहले ये बोलो, ये बोलो, फिर मिलेगा सारा हक। अगर हक चाहिए इस देश में, भारत हमारा बाप है। अम्बेडकर का संविधान चलेगा। भीख मांगे जो बोला है ना सर ने, बिल्कुल ठीक बोला है। भारत माता की जय बोलो, भारत माता की जय नहीं भारत बोलेंगे। माता की जय तब मिलेगी तुम्हें रोटी। अगर हमारे देश में रह के देशद्रोह की बात करोगे तो तुम्हें रोटी तो छोड़ो, डंडे मिलेंगे यहाँ पर, जेल मिलेगी। देश का नागरिक जागरूक हो गया है। हिंदुओं को क्या कहते रहते हो? काफिर, उन्हीं काफिरों की रोटी खाते हो आप। अरे हम किसी का नहीं खाते, जिसके चाटते हम अपनी मेहनत का भारत के तलवे चाटते हैं, हम अपने भारत की जिंदाबाद लगाते हैं। ठीक है, मैं सीधे चलता हूँ, आचार्य विक्रमादित्य के पास आऊंगा संदीप गर्ग के बाद में। संदीप गर्ग, मेरे एक दर्शक जुड़ गए गाजियाबाद से। संदीप गर्ग क्या कहेंगे शर्जील उस्मानी के बयानों पर? क्या कार्रवाई होनी चाहिए?
मैं तो यही कहना चाहूंगा, जब हमारे महान देश का संविधान ऐसा करने का तो सोचो, दूर तक सोचने की इजाजत नहीं देता। ऐसा कोई भी कुछ भी टिप्पणी कर सकता है। ऐसे देशद्रोही को तो तुरंत जो है जेल में भेजो या गोली मार दो, क्योंकि बिल्कुल जेल में भेजा जाना चाहिए और कानूनी रूप से उनको पूरी तरह से सजा दी जानी चाहिए। आचार्य विक्रमादित्य, ये सब लोग हक मांग लेते हैं लेकिन कर्तव्य की बात क्यों नहीं करते, बताइए। फिर उसी का जवाब असगर भाई से लूंगा। दीपक जी इनका कोई कर्तव्य नहीं है। इस देश में कांग्रेस ने जो राजनीति करी, जब प्रधानमंत्री खड़े होकर कहते थे कि पहला हक इस देश की समृद्धता के ऊपर मुसलमानों का है, परंतु आज सबसे दुखद है कि अभी आपके प्रोग्राम में इस व्यक्ति ने यहां पर कहा कि भारत माता गई खड्डे में। मैं कहता हूं ऐसे व्यक्ति के खिलाफ राजद्रोह होना चाहिए। अगर आपके प्रोग्राम में इस व्यक्ति ने अभी बोला है, जो ये कश्मीरी बैठा हुआ है यहां पर, कि ये भारत मां गई खड्डे में, ऐसे कैसे बदतमीज बोल सकता है? इतना दुराग्रह इस देश के अंदर जो भारत माता की को गाली दे रहा है यहां बैठकर, ऐसे आदमी को कहता हूं कैसे बोल दिया इसने यहाँ पर बैठ के भारत माता की तो हमेशा अरे बदतमीज आदमी को बाहर निकालिए। ठीक है असगर भाई, क्या असगर भाई, चलो ये दो नहीं बोल रहे। असगर खान भारत माता की जय बोलेंगे, आज साबित करेंगे कि वो सच्चे हिंदुस्तानी है। असगर खान साहब भारत माता की जय बोलिए। बोलने में भारत माता, बदतमीज आदमी ये बोल रहा है यहाँ बैठ के, यहाँ बैठ के बोल रहा है भारत माता की खड्डे में, इसकी हिम्मत कैसे बढ़ गई? एक तो दीपक चौरसिया साहब, इनको खामोश करिए पंडित जी को। पंडित जी रुक जाइए, असगर खान जवाब दे रहे हैं आप ही की बात का। इनके ब्रेक तो लगाइए तभी तो कुछ बोलेंगे, ये किसी को नहीं बोलने देंगे। दीपक चौरसिया साहब इनके ब्रेक तो लगाइए, ये किसी को नहीं बोलने देंगे। ये देशद्रोही है। दीपक चौरसिया साहब, एक तो ये कि कम से कम एक मिनट का टाइम दे दें, इनके ब्रेक फेल हो जाते हैं जब बोलने पे आते हैं। इससे पहले ये पाकिस्तानी यहाँ बैठे हुए ये बोल रहे थे, उससे पहले वो एक और बहुत काबिल साहब बोल रहे थे हिंदुस्तान के बारे में। सुन लीजिए पहले, अपनी अपनी कहती है, दूसरे की नहीं सुनते। मेरा तो कहना ये है, देखिए दीपक चौरसिया साहब, कि सभी का खून शामिल है इसकी मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। मत करो ऐसी बातें, आपके बाप का भी नहीं है और एमयू के बाप का भी नहीं है। आपस में तफरके की बात मत करो। आपके बाप का भी नहीं है और एमयू के बाप का भी नहीं है। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया वो भी हिंदुस्तानी है। अरे मैं आपके बाप की बात कर रहा हूँ और आपके जितने इनके बाप की भी बात कर रहा हूँ। मैंने राहत इंदौरी का शेर सुनाया है आपको पता नहीं होगा। अपनी मालूमातों का इजाफा करो। और ये पाकिस्तानी साहब यहाँ बैठ के अपनी राय दे रहे हैं कि ईद को क्या होती हैं दुआएं। अरे कहीं जाके देखो मस्जिद में, कभी जुमे की नमाज पढ़ लिया करो, जिस नमाज की बात कर रहे हो। तारिक फतेह साहब आप पर है कमेंट, ठीक है असगर भाई जवाब ले लीजिए। तारिक फतेह साहब कुछ बोलना चाहते हैं, फिर आरएसएस सिंह साहब। एक ही और काबिल साहब बैठे बात कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान हमने जो दिया है, आप पूरे हिंदुस्तान में हर हिंदू को मारने का आपने तय किया हुआ, ये है गज़वा हिंद आपका, ये गज़वा हिंद है। अरे पाकिस्तानी डिनाउंस करो। अरे पाकिस्तान का खाते पीते हो। अशफाकुल्लाह को जानते हो? पाकिस्तान बनाया तुम्हारे माँ बाप ने, बैठे रहे पाकिस्तानी भगोड़े एक बात सुनो, तुम पाकिस्तानी भगोड़े, पाकिस्तान से भागे हुए हिंदुस्तान की रोटियों पे टुकड़ों पे पलने वाले, झूठ बोलने वाले इंसान, ये बताओ कि अशफाकुल्लाह को जानते हो? अगर ये पाकिस्तान से भगोड़े तो हमारे तो दोस्त है ना। असगर खान साहब आपको क्यों दिक्कत हो रही है? आपको तो स्वागत करना चाहिए। पाकिस्तान से भागे हुए हमारे दोस्त है ये, आपको तो स्वागत करना चाहिए इनका। आप इनके खिलाफ बोल रहे हैं। दीपक चौरसिया साहब जो अपने मुल्क से आपको पाकिस्तान से प्रेम है, हिंदुस्तान से, ये बता दीजिए। हमारा दोस्त नहीं है। जो अपने मुल्क से प्यार नहीं करेगा वो किसी से नहीं करेगा। यार दीपक साहब बात तो सुनो, जो अपने मुल्क से प्यार नहीं करेगा, मैं अपने मुल्क से प्यार नहीं करूंगा। ठीक है, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। ब्रेक के बाद मैं इसकी शुरुआत आरएसएस सिंह साहब पे होगी। क्या अल्पसंख्यक दर्जा मिलना चाहिए एमयू यूनिवर्सिटी को? ब्रेक के बाद।